ओके सर। ठीक है, आवाज आ रही है, स्क्रीन नजर आ रही है ना? क्लियर? यस सर। हम्म। तो बताओ इस चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है, क्या आता है पहले से, क्या है इस चैप्टर में? मोशन इन अ प्लेन। सर मेरे को याद नहीं कुछ भी। इस चैप्टर के बारे में कुछ नहीं पता? देखो, नो सर। इससे पीछे वाले में क्या था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। उसमें क्या था, किसी भी स्ट्रेट लाइन में होने वाले मोशन की बात हो रही थी, है ना? यस सर। तो इसमें एक प्लेन पे होने वाले मोशन की बात होगी। एक प्लेन पे जैसे भी चला जा सकता है। ठीक है, जिस भी तरह हम चल सकते हैं एक प्लेन पे। क्लियर? मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो फॉरवर्ड के अलावा सिर्फ हम बैकवर्ड मूव कर सकते थे। ठीक है, अगर हम राइट मूव कर रहे हैं तो उसके अलावा सिर्फ हम लेफ्ट मूव कर सकते थे। एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकते थे। समझ रहे हो ना? लेकिन यहाँ पे हाँ सर अगर हम, समझ रहा हूँ। हाँ, अगर हम फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो हम राइट टर्न ले सकते हैं, लेफ्ट टर्न ले सकते हैं। ठीक है, ये सब चीजें कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। मतलब इस वाले चैप्टर में इसकी बात भी होगी कि हम टर्न ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? पिछले वाले चैप्टर में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं किया जा रहा था। ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट था। क्लियर है? और इस वाले में क्या है, यस सर। इस वाले में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, हम मूव कर सकते हैं, मतलब कि टर्न ले सकते हैं लेफ्ट राइट कहीं भी। क्लियर हो गया? तो एक और वो टर्न लेने में हमें जरूरत किस चीज की पड़ेगी, प्लेन की। क्योंकि जहां तुम चलते हो तो तुम्हारे घर का जो फ्लोर है वो क्या है, वो भी तो एक प्लेन है ना। ठीक है, जिसमें हम लेफ्ट राइट आगे पीछे और थोड़ा इधर उधर भी चल सकते हैं, प्लेन है। ठीक है, तो एक सेम प्लेन पे यस सर। हम लोग इधर उधर कहीं भी मूव कर सकते हैं एक सेम प्लेन पे। आई बात समझ में? ठीक है, तो मोशन इन अ प्लेन में यही बात होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं दो डायमेंशन में मोशन होगा, क्योंकि प्लेन बनाने के लिए हमको दो डायमेंशन चाहिए होती है। जैसे कि एक्स वाई प्लेन होता है, इसमें एक्स डायमेंशन वाई डायमेंशन दोनों यूज हुई ना। अगर थ्री डायमेंशन चाहिए होता तो जेड भी लेते। ठीक है, पर यहाँ थ्री डी मोशन की बात फिलहाल नहीं हो रही है। क्लियर? टू डी मोशन की बात हम करेंगे, तो या तो एक्स वाई प्लेन ले लो या एक्स जेड प्लेन ले लो। ठीक है, लेकिन एक ही प्लेन ले सकते हैं, कोई एक प्लेन। या फिर वाई जेड प्लेन ले लो। ठीक है, वाई जेड प्लेन ले लो, कोई एक प्लेन जिसमें हम मूव कर पाए। ठीक है, तो इसको हम यस सर। टू डी मोशन भी बोल सकते हैं। मोशन इन अ प्लेन को टू डायमेंशनल मोशन बोला जा सकता है। क्लियर? दो डायमेंशन में मूव कर सकते हैं। तो इसके लिए पहली बात तो हम लोगों को जरूरत किन चीजों की होगी, क्या समझने की और क्या क्या करने की। क्योंकि अगर हम मुड़ते हैं, ठीक है, मान लो हम सीधा जा रहे थे, हमने राइट टर्न ले लिया। ठीक है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा ना, यानी कि मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मोशन का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो वेलोसिटी पहले इस डायरेक्शन में थी, अब इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस केस में होगा क्या, हमको वेक्टर सॉल्व करना आना चाहिए। समझ में आई बात? जैसे कि पहले अगर हम कहते कि हम इस तरफ जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। ठीक है, और फिर हम अब 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहे हैं इसी तरफ आगे और। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो बस वेलोसिटी को की वैल्यू बढ़ाई है, मैग्नीट्यूड बढ़ाया है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं किया ना, सेम डायरेक्शन रखा। तो इसमें हमें वेक्टर को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नहीं करना पड़ रहा था। करना पड़ रहा था लेकिन वो उस तरह का नहीं था, क्योंकि दो सेम डायरेक्शन वाले वेक्टर्स को हम सीधे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे उनकी वैल्यूज को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को वेक्टर को ठीक से समझना पड़ेगा, पूरा वेक्टर जानना पड़ेगा, उसके बाद सब बातें आगे बढ़ेंगी। ठीक है,
तो यही मेन मैटर है। दूसरी बात कि पिछले वाले चैप्टर में अगर बॉडी इस तरफ जा रही है, ये है वेलोसिटी का डायरेक्शन, तो एक्सेलरेशन या तो उसकी डायरेक्शन में होता था या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था। ये दो में से एक ही केस होता था, ठीक है, या तो सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन इस वाले चैप्टर में ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि बॉडी इधर जा रही हो, वेलोसिटी इधर है, पर एक्सेलरेशन इस तरफ है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना, क्या क्या चेंजेस आएंगे, उन सब की बात होगी। क्लियर। तो मेनली हम लोगों को वेक्टर सही से सॉल्व करना आना चाहिए, वेक्टर में सब कुछ पता होना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटीज को सॉल्व करते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सिर्फ वही वेक्टर सॉल्विंग की सारी बातें होंगी। क्लियर है। तो पहले थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये स्केलर्स और वेक्टर्स होते क्या हैं। क्या होते हैं ये स्केलर्स, बताओ। सर जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, और ऐसी कोई एग्जांपल दे सकते हो जिनमें डायरेक्शन नहीं होता। सर टाइम। टाइम। टाइम बताने में डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और और कोई एग्जांपल, मतलब दो तीन दे सकते हो। सर और पता नहीं है, अभी याद नहीं आ रहा। मास भी तो है। अगर हम तुमसे पूछें कि तुम्हारा मास कितना है, तो तुम्हें ये बताने के लिए डायरेक्शन जानने की जरूरत है क्या कि किस तरफ मास कितना है? नहीं ना। हाँ सर। डायरेक्शन जानने की जरूरत तो है नहीं, तुम सीधा बता सकते हो, वेट कर सकते हो, बता सकते हो। क्लियर। तो मास हो गया, और भी चीजें हैं। और वेक्टर में कुछ वेक्टर के एग्जांपल बताओ, या वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर में स्पीड, वेलोसिटी और जिसमें डायरेक्शन बता होता है। तो वेक्टर में स्पीड आता है और वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी। इससे हम्म, पक्का। सर, और हाँ सर वेलोसिटी तो आता है और एक्सेलरेशन भी है। एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स होता है। फोर्स आता है। हम्म, और बताना यस चाहोगे? सर। नहीं सर अभी नहीं है। तो अभी तो नहीं। तो इसमें कुछ गलत है? किसमें? इन एग्जाम्पल्स में कहीं कुछ गलत है, इसमें या इसमें? तो मेरे को स्पीड का कंफर्म नहीं है, बाकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स तो है। स्पीड का कंफर्म नहीं है, क्यों? हम्म, अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी में पता। फर्क क्या होता है, ये और ये कैसे अलग है? तो वेलोसिटी में आपका नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट होता है और स्पीड में डिस्टेंस का बस। हाँ, लेकिन वेलोसिटी सिर्फ डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होती है ना। बात यह है, स्पीड और वेलोसिटी लगभग एक ही चीजें हो जाएंगी अगर हम इनमें वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दें तो। मतलब हम किसी बॉडी का डायरेक्शन चेंज ना करें। जैसे फर्स्ट चैप्टर, मतलब इसके पीछे वाला चैप्टर था, थर्ड चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें यस सर। स्पीड वेलोसिटी एक ही बातें हो जा रही थी क्योंकि हम एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। तो उसमें चेंज करने के लिए बचता क्या है, या तो स्पीड बढ़ाओ या स्पीड घटाओ या रुको, ठीक है। हाँ, पीछे जाने की अगर हम बात करें दूसरे डायरेक्शन में, अगर इधर जा रहे थे फिर इधर जाने लगे, तब हम वेलोसिटी के चेंज की बात कर सकते हैं। नहीं तो ज्यादातर केस में अगर हम एक तरफ चल रहे हैं, इसी तरफ चल रहे हैं, चाहे हम स्पीड बढ़ाएं चाहे घटाएं, स्पीड वेलोसिटी एक ही बातें रहेंगी क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज वैसे भी नहीं कर रहे हैं, है ना। तो स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होता है क्योंकि तुम्ही ने कहा ना स्पीड किस पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस पे। डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है ना स्पीड। तो डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है क्या? डिस्टेंस बताने के लिए नो सर। डायरेक्शन तो बतानी नहीं पड़ती है ना। कोई भी चीज अगर हम तुमसे पूछें कि तुमसे कितनी दूर रखी है, तो उसके लिए डायरेक्शन बताने की क्या जरूरत है, कहाँ रखी है ये बताने के लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत है, ठीक है। कितनी दूर अलग बात है, कहाँ अलग बात है। कहाँ का मतलब पोजीशन,
पोजीशन का मतलब है कि फिर एग्जैक्ट पोजीशन, तो उसके लिए तुमको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस तरफ। क्लियर हुई बात? ऐसा कुछ है। यस सर। ठीक है, तो बस यही है। तो स्पीड इसमें नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस भी स्केलर क्वांटिटी होती है। हम्म डिस्टेंस तो इसमें आएगा डिस्टेंस, और इसी में आएगा स्पीड भी। क्लियर? समझ में आया ना? यस सर। करंट किस में आएगा? करंट तो वेक्टर में आना चाहिए, यस सर, करंट की वेक्टर में आएगा, क्योंकि इसमें करंट में डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन होता है। ऐसा भी नहीं है, करंट भी स्केलर में आएगा। अब बताओ कैसे? क्योंकि वेक्टर तो डायरेक्शन वाली चीजें होती हैं, और स्केलर बिना डायरेक्शन वाली चीजें होती हैं, तो फिर कैसे करंट में कैसे डायरेक्शन आ गया? मतलब करंट में डायरेक्शन होता है, फिर भी वो स्केलर में कैसे आ गया? पता नहीं सर, ये तो। अच्छा, तुम्हें वेक्टर के बारे में क्या पता है? वेक्टर क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब कि उनकी कुछ वैल्यू तो होती है फिजिकल क्वांटिटीज की, और डायरेक्शन भी होता है। यही पता है ना? यस सर। और कुछ नहीं होता है वेक्टर वो होने के लिए, और कोई चीज जरूरी नहीं है वेक्टर होने के लिए, इतना काफी है। तो और मेरे को पता नहीं। एक चीज और जरूरी है, ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ। इस लॉ को फॉलो करना जरूरी है एक क्वांटिटी को, अगर वो वेक्टर है तो। ठीक है, ये वेक्टर के एडिशन के लिए लॉ होते हैं दोनों। ठीक है, एडिशन के लिए दो वेक्टर को हम ऐड जिस भी तरह से कर सकते हैं, तो हमको ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ लगाना पड़ता है। बात आई समझ में? अभी आगे पता चलेगा ये क्या है। हम्म दोनों में से कोई एक यस लॉ सर। लगाना पड़ता है। इसके बारे में पहले से पता है, ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ? तो पढ़ा था, याद नहीं अभी। अच्छा एक बात बताओ, तुम 11th में हो या 12th में हो अभी? तो मैं 12th में हूँ अभी। तुम 12th में हो ना? ज्यादातर तो हाँ, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ट्रायंगल या पैरेललोग्राम लॉ जो है, वेक्टर एडिशन के लिए यूज होते हैं। और ये लॉ अगर कोई क्वांटिटी फॉलो नहीं करती है, तो वो वेक्टर नहीं है। तो करंट में डायरेक्शन तो होता है, पर वो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ऐड नहीं की जाती। आई बात समझ में? उसको हम इस लॉ के अकॉर्डिंग ऐड नहीं करते हैं, सिंपल तरीके से ऐड करते हैं, जैसे नॉर्मली स्पीड, मास, टाइम या डिस्टेंस को किया जाता है। क्लियर हुआ कुछ? ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए करंट उसमें आता है, हम्म स्केलर में आता है। हो गया क्लियर? अच्छा, अगर हम यस कहें, सर। तो वेक्टर और स्केलर थोड़ा बहुत है क्लियर। कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे। तो अगर हम कहें कि एक बॉडी का मास 10 kg है, और एक बॉडी का मास 20 kg है, तो इन दोनों को एक ही बॉक्स में रख दें अगर हम, हम्म, दोनों बॉडीज को, तो अब कितना मास हो जाएगा, या फिर इन दोनों का मास ऐड करके कितना आएगा? अगर हम मास ऐड करने की बात करें तो तो 30 kg। 30 kg आएगा। कहीं कुछ डाउट है इसमें? मास ऐड करेंगे इस तरह हो जाएगा, ठीक है। नो नो अगर सर, नो डाउट। तो अगर ये मास नहीं होता, टाइम होता, कि एक काम होना है वो 10 सेकंड में होता है, एक काम होना है वो 20 सेकंड में होता है, तो दोनों काम कितनी देर में होंगे? तो ये सही है या फिर कुछ और चेंज करना चाहोगे? तो मतलब दोबारा बोलना। एक काम है जो 10 सेकंड में होता है, ठीक है, और एक काम है जो 20 सेकंड में होता है। एक ही पर्सन को करना है, ठीक है, और उसको दोनों काम करने हैं, तो कितना टाइम लगेगा? 30 या कुछ अलग सेकंड में? तो मतलब एक पर्सन को। एक काम करने में 10 सेकंड लगते हैं, और उसी पर्सन को एक और काम है वो करने में 20 सेकंड लगते हैं। तो दोनों यस काम सर। उसको दे दिए जाएं तो कितना टाइम लेगा वो?
30 सेकंड, हाँ। 30 सेकंड पक्का है, इसमें भी कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, नो सर। तो ठीक है। अब कुछ और, मतलब कि एक और एग्जांपल लेते हैं कुछ। ये 10-20 ही रहने देते हैं, या नहीं, चलो ऐसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक बॉडी की, एक मिनट, ऐसे कैसे बताएं। हाँ, एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2, ठीक है। तो एक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है 5 न्यूटन का और एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। क्लियर? इसी बॉडी पे लग रहा है, इस वाले पे, ठीक। तो अब बताओ कि ये बॉडी जो है पे टोटल फोर्स कितना होगा? एफ F1 प्लस F2 के बराबर, मतलब कि 15 न्यूटन। एक बॉडी है, उस पर 5 न्यूटन का कोई फोर्स लगा रहा है, कोई और 10-10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है उसी टाइम पे। तो डायरेक्शन भी देखेंगे ना फोर्स का, तभी तो सम अप होगा। क्यों 15 नहीं होगा डायरेक्ट? हाँ सर, 15 तो होगा, बट इफ फोर्स अपोजिट हो तो। नहीं, हम कह रहे हैं कि 15 होगा या नहीं। चलो डायरेक्शन अभी देख लेंगे, लेकिन हाँ सर, 15 होगा। ऐड होके मतलब वैल्यू 15 आएगी, बाकी डायरेक्शन वगैरह देखना पड़ेगा, है ना? यस सर। पक्का? नहीं, ऐसा भी नहीं है, ऐड होके ये 15 नहीं आएगा, कम से कम हर बार तो नहीं, ठीक है। ऐड होके पता नहीं क्या आएगा, और पता है किसके बीच में आएगा? ये ऐड होके आएगा 5 न्यूटन से लेके 15 न्यूटन के बीच का कोई भी फोर्स, ठीक है। ये ऐड होके 5 न्यूटन से 15 न्यूटन के बीच का कोई भी फोर्स आ सकता है, मतलब कितनी भी वैल्यू आ सकती है, 7 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है, 8.7 भी आ सकती है, 9.2 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है वैल्यू। आई बात समझ में? यस सर। लेकिन ये कैसे होगा, ये समझ में आ रहा है कि कोई भी वैल्यू कैसे आ जाएगी, रैंडम बीच की कोई वैल्यूज 7 कैसे आ जाएगा? डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है ना कैसे आ जाएगा। वो डिपेंड करता है यस सर। उनकी डायरेक्शंस पे। हम्म, जो तुमने कहा कि डायरेक्शन हम किस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। मान लो अब हम डायरेक्शन भी दे दें, दोनों फोर्स इधर लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टली राइट, तब कितना आएगा फोर्स टोटल? हम्म, सर सम अप होगा। मतलब कितना वैल्यू? हाँ सर, पता नहीं। 15 न्यूटन आएगा अब, ठीक है। सेम डायरेक्शन में है ना दोनों। कोई भी दो यस वेक्टर्स सर। सेम डायरेक्शन में जब होते हैं तो हम उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, बिना कोई वो ट्रायंगल लॉ या फिर पैरेललोग्राम लॉ वाला लगाए, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। या फिर कोई भी दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम उनकी वैल्यूज, मतलब उनका उनको ऐड जब करेंगे तो उनके मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इस केस यस में सर। क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे दोनों फोर्स F1 F2, तो इसलिए टोटल फोर्स कितना हो गया? 15 न्यूटन, डायरेक्ट ऐड 5 + 10, ठीक है। अब अगर हम ऐसा कुछ पूछें कि एक फोर्स इधर से लग रहा था, एक फोर्स इधर से लग रहा है, तब तब टोटल फोर्स कितना होगा? अभी फिलहाल डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हैं, बस फोर्स बताओ, वैल्यू कितनी आएगी? सर 5। अब 5 न्यूटन आएगी, क्योंकि एक यस तरफ सर। से 10 लग रहा है, एक तरफ से 5, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, समझ रहे हो? तो 5 यस सर। और 10 तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट इसीलिए हो पाए क्योंकि एग्जैक्टली ऑपोजिट है, मतलब 180 डिग्री का इनमें आपस में रिलेशन है, एक बिल्कुल इस तरफ है तो दूसरा उसके जस्ट ऑपोजिट है। क्लियर? ऐसा कुछ है, तो इसीलिए डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो पाए। लेकिन इसके अलावा कोई और कॉन्फ़िगरेशन अगर होगा इन दोनों के बीच में,
मतलब कि एक फोर्स ये है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है, या फिर ऐसे लग रहा है, या फिर ऐसे लग रहा है, या फिर ऐसे लग रहा है, कुछ भी, कोई और कॉम्बिनेशन, उनमें इसके बीच में वैल्यू आएगी। क्लियर है? यानी कि 5 भी नहीं आएगी, 15 भी नहीं आएगी, बीच में कुछ वैल्यू आएगी। आई ना बात समझ में? और यस सर। कैसे आएगी, तो वो हम वेक्टर एडिशन से समझेंगे और वेक्टर के तरीके से ऐड करके समझेंगे। और जो हमने बात बताई कि 5 से 15 के बीच में कोई भी आ सकती है, वो अभी पता चलेगा कि ऐसा क्यों है वेक्टर को, क्योंकि डायरेक्टली उस तरह से ऐड नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमें पता नहीं, हम डायरेक्टली नंबर के तरीके से उसको ऐड करके देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो सीधी बात है। क्लियर ना? ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि एक ट्रेन है, उस ट्रेन में एक पर्सन है, ठीक है, और वो इस तरफ भाग रहा है मान लो, ठीक है, ट्रेन इस तरफ चल रही है। क्लियर? अगर हम कहें कि इसकी स्पीड समथिंग v1 है, इसकी स्पीड समथिंग v2 है, तो बाहर वाले ऑब्जर्वर को स्पीड कितनी दिखेगी? या फिर अगर हम कहें कि इसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है, डायरेक्शन ना दें, तब खाली कह दें ऐसे ही कि इसकी जो वेलोसिटी है ट्रेन की, वो 100 किलोमीटर पर आवर है और इसकी भागने की वेलोसिटी भी 100 किलोमीटर पर आवर है। तो पता कैसे चलेगा कि बाहर वाले ऑब्जर्वर को कैसे क्या दिखेगा? जब तक हम ये ना बताएं कि डायरेक्शन क्या थी, नहीं पता चलेगा ना। कि क्या पता ट्रेन भी इधर ही चल रही हो, ये भी इधर ही भाग रहा हो, तब तो इसको डबल स्पीड दिखेगी, यानी कि 200 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? लेकिन अगर ट्रेन इधर जा यस रही सर। है और ये उल्टा भाग रहा है, तब क्या दिखेगी वेलोसिटी बाहर वाले ऑब्जर्वर को, यहाँ से जो खड़ा होकर देख रहा है? तो जीरो दिखेगी अपोजिट। हाँ, यानी कि वो वहीं खड़ा दिखेगा, इस भागता हुआ तरफ। दिखेगा, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे ट्रेडमिल पे भाग रहा है। यस सर। ठीक है, ट्रेडमिल पे भागता हुआ लगेगा वो। क्लियर है? बस वही चीज है। ठीक, तो क्योंकि वेक्टर में हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से चलते हैं, तो हम उसी हिसाब से ऐड भी करेंगे, डायरेक्टली नहीं बता सकते क्या एडिशन या क्या सब्ट्रैक्शन वगैरह आएगा। क्लियर? तो पहले तो थोड़ा और देखते हैं क्या चीजें हैं। तो पहले पिछले वाले चैप्टर के हिसाब से देख लेते हैं, पोजीशन एक वेक्टर होता है, ये बात पहले ही हो चुकी है कि कैसे होता है, क्या होता है। तुमने क्लास अटेंड की थी वो वाली, या फिर लेक्चर देखा था जिसमें हमने पोजीशन डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में बताया था, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की फर्स्ट क्लास, ऐसे समझ लो। फर्स्ट वाली क्लास में थे क्या तुम? तो जिसमें ग्राफ बताया था आपने। नहीं नहीं, उससे भी पहले, सबसे पहली नो क्लास सर। थी। ग्राफ बिल्कुल स्टार्टिंग वाले क्लास में, हाँ, थोड़ा सा बताया था, ज़्यादा नहीं। ठीक से ग्राफ तो बाद में बताया था। तो ये जो है, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो पता है ना। किस बेसिस पे? अगर हम तुमसे कुछ भी कहते हैं, तुम्हारे आसपास जो भी चीज़ रखी है, कोई एक चीज़ सेलेक्ट करो और उसकी पोजीशन हमें बताओ, तो कैसे बताओगे? उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड देख के ना। हाँ, हाँ, मतलब कहाँ हमें है। कैसे बताओगे, बोल के बताओ कोई भी चीज़ जो तुम्हारे आसपास रखी हो, रूम में हो। तो पता नहीं अभी। कुछ तो बताना पड़ेगा ना तुम्हें, वो बताने के लिए हमें, कि वो इतनी, दो चीजें तुम्हें बतानी पड़ेंगी। एक तो ये कि कितनी दूर है तुमसे और किस तरफ है, तुम्हारे सामने है, तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे राइट में, तुम्हारे लेफ्ट में है। ऐसे ही बता दोगे तो कम से कम कुछ रेफरेंस लेके बताना पड़ेगा ना तुम्हें, कि तुम मान लो खुद को रेफरेंस ले लो कि तुम कहाँ हो या कैसे बैठे हो या जो भी है। ठीक है, डिसोरिएंटेशन में, और जिस भी चीज़ के बारे में तुम बताने वाले हो, तुम्हारे सामने है या पीछे है या लेफ्ट में है या राइट में है ना। तो एक तो डायरेक्शन हो ही गया कि किस तरफ है, वो तो तुम्हें बताना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कहाँ है। दूसरा, कितनी दूर है, कितनी दूर है, 2 मीटर दूर है, 5 मीटर दूर है, 1 मीटर दूर है। ठीक है, कुछ भी ऐसा बताना पड़ेगा, तो दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी तुमको, डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड भी। तो पोजीशन के लिए तो हमको चाहिए ही चाहिए दोनों बातें। और डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन का ही तो चेंज होता है ना, डिस्प्लेसमेंट कुछ अलग नहीं है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि चेंज इन पोजीशन, बस, और कुछ नहीं। पोजीशन में जो भी चेंज आया वही डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है ना?
यस सर। मतलब चेंज इन पोजीशन, कुछ और नहीं, कोई नई चीज नहीं, कुछ अलग से नहीं, बस चेंज इन पोजीशन, यही है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पोजीशन का चेंज डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेक्टर हो गए। तो अगर हम कहें कि मान लो एक 2D स्पेस में, ये एक्स वाई प्लेन प्लेन ले लेते हैं, ठीक है, तो तुम यहाँ पे हो ओरिजिन पे, रेफरेंस पॉइंट पे, ठीक है, तुम खड़े हो, तुम देख रहे हो, ऑब्जर्वर हो तुम, और तुमसे इतना दूर और इस डायरेक्शन में एक चीज रखी है यहाँ पे, ठीक है, क्या तुम्हारा मान लो दोस्त बैठा हुआ है यहाँ पे, क्लियर, इस डायरेक्शन में, और इतनी दूर बैठा हुआ है, ठीक है, ये है डिस्टेंस और ये है डायरेक्शन, किधर है, आई ना बात समझ में। तो उसको तुम इस पोजीशन वेक्टर से दिखा सकते हो ना कि इधर है, उंगली पॉइंट आउट करके या कुछ ऐसे करके दिखा सकते हो इस तरफ है, और इतना दूर है, आई बात समझ में। यस सर। पोजीशन यस वेक्टर सर। कैसे बनाते हैं पता है ना, ये अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना है तो तुम यहाँ ओरिजिन पे हो, यहाँ से एक मिला दो और एरो बना दो, पोजीशन वेक्टर बन गया। किसी भी पॉइंट का, दूसरे किसी पॉइंट का बनाना है तो यहीं ओरिजिन से इसको मिला दो, पोजीशन वेक्टर बन गया, क्लियर है। तो उसी तरह यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को आर से रिप्रेजेंट किया गया है, और ये आर वेक्टर है, दोनों आर भी आर डैश भी। तो एक पोजीशन थी पी वाली, पी पॉइंट की पोजीशन फ्रॉम ओ, ठीक है, रेफरेंस ओ लिया गया है, और एक पी डैश की पोजीशन है फ्रॉम ओ, क्लियर। तो उसको आर डैश बोला गया है, दोनों वेक्टर है, आर भी और आर डैश भी, क्लियर, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। तो अब बताओ, अगर P से कोई चीज उठ के P2 P डैश पे चली गई, हम्म, तो एक बॉडी यहाँ थी और यहाँ चली गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो P से P डैश एक एरो मिला देंगे तो डिस्प्लेसमेंट पता नहीं चल जाएगा, क्योंकि गई भी P से P डैश है, डायरेक्शन तो यही है, और यस सर। डिस्टेंस भी इतना है P से P डैश के बीच का, उस डिस्प्लेसमेंट का गैप इतना है, आई बात समझ में। तो यस सर। हम इसको पोजीशन के टर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे चेंज इन पोजीशन होता है ना, और वो भी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन तो R2 सॉरी R डैश है, और इनिशियल पोजीशन तो R है, सही नहीं है, P था इनिशियल पोजीशन, पहले जहां थी वो चीज, ठीक है, और P डैश है फाइनल पोजीशन। P से P डैश अगर चले गए तो फिर फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो क्या आएगा, R डैश माइनस R, सही है कि नहीं। यस सर। जैसे एक स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, अगर तुम यहाँ खड़े हो और कोई चीज यहाँ रखी थी और अब यहाँ चली गई है, P पे रखी थी P डैश पे चली गई है, तो तुम कैसे निकालोगे डिस्प्लेसमेंट कितना है, अपने रेफरेंस में कैसे निकालोगे। तुमसे इतना दूर थी पहले ये बॉडी, अब तुमसे इतना दूर है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये आ जाएगा ना डेल्टा एक्स, यानी कि चेंज इन पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट, आई बात समझ में। तो यस सर। वैसे ही यहाँ पे भी है, बस यहाँ पे फर्क इतना है कि वो वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है, और जो डिस्प्लेसमेंट भी आएगा वो भी वेक्टर होगा, क्लियर है। तो ये यस सर। कैसे आएगा, क्योंकि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए तो फिर रूल वगैरह लगेंगे, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन में तो है नहीं ना, आई बात समझ में, सेम डायरेक्शन में होते तब तो ठीक है, सब्ट्रैक्ट इजीली हो जाता, ऑपोजिट में होते तो भी इजीली हो जाता, लेकिन ये तो रैंडम किसी डायरेक्शन में वेक्टर है, एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, क्लियर, एक इधर है एक इधर है। तो देखो, अभी हम एडिशन के रूल बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे सिंपल जो चीज है समझने के लिए इसको, सब्ट्रैक्शन के रूल में, वो ये है कि ये हमारा फाइनल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, क्लियर। तो फाइनल पे जाना है ना, एरो, एरो फाइनल पे जाना है, ठीक है, और इनिशियल से स्टार्ट करना है, कोई भी एरो का ऐसा कुछ होता है सिस्टम, तो ये फाइनल पॉइंट होता है ना एरो का, और ये इनिशियल पॉइंट जहां से हम बनाना शुरू करते हैं उसको इसकी टेल, ठीक है। तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सीधे सीधे एस,
क्लियर है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हो जाएगा सीधे सीधे, और वो वेक्टर के केस में ऐसा कुछ आएगा r डैश माइनस r। ठीक, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इस तरीके से किया जा सकता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट ना हो, किसी भी तरह का वेक्टर सब्ट्रैक्शन हो, तो ऐसे ही होगा। यानी कि एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, दो वेक्टर हैं, ये a है मान लो और ये b है। ठीक है, तो तुमको मान लो a से b को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? तो यहाँ भी फाइनल माइनस इनिशियल वाला रूल लगा सकते हो। a फाइनल है तो a का हेड फाइनल है, ठीक, और b इनिशियल है मतलब b का हेड इनिशियल है। तो यहाँ से b से स्टार्ट करेंगे एक वेक्टर और a के हेड तक जाएंगे और बना देंगे वेक्टर। ये हमारा a माइनस b वेक्टर आ जाएगा। कितना क्लियर या कितना नहीं बताओ? सर हो गया क्लियर पूरा। क्लियर है ना? तो वही चीज है बस। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल से तुम सब्ट्रैक्शन इजीली निकाल सकते हो, हमेशा। लेकिन उसके लिए तुम्हें दो वेक्टर्स को को इनिशियल करके रखना पड़ेगा, यानी कि सेम पॉइंट से स्टार्ट करके रखना पड़ेगा। जैसे हवा में भी तुम्हें दो वेक्टर मिल सकते हैं, ऐसे मिल गए, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है। बताओ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किस तरफ आएगा, कौन सा वेक्टर इनका सब्ट्रैक्शन होगा? क्योंकि वेक्टर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर ही आएगा। क्लियर? तो इनका सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? तो पहले इनके टेल टेल ज्वाइन करके रखने पड़ेंगे, तब सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। कभी भी किसी और तरीके से रखने में सब्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में? तो पहले इनके दोनों के टेल मैच करके रखो, चाहे इसको यहाँ बना लो, मतलब इसको यहाँ पे बना लो, ठीक है, तो ऐसे बना लो। और कोई भी वेक्टर तुम इधर उधर बना सकते हो, बस फर्क इतना है कि वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड उसका बदलना नहीं चाहिए। जैसे कि इस वेक्टर को अगर हम यहाँ बनाते हैं, ठीक है, तो देखो पैरेलल बनाया हमने, मतलब डायरेक्शन नहीं बदला, जिस तरफ एरो था उसी तरफ एरो है, और साइज भी हमने सेम रखने की कोशिश की है, तो साइज भी नहीं बदला। तो अगर तुम डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ना बदलो तो उस वाले वेक्टर को जहां चाहे वहां लेके जा सकते हो। ठीक है, वो एक चीज है। समझ में आई बात? तो ऐसे ही हम यस सर। को इनिशियल करके रख देंगे। उसके बाद देखेंगे किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ऐड करने में तो क्या होता है, किसी को भी किसी से ऐड कर दो, ए को बी से या बी को ए से। ये सब्ट्रैक्ट करने में किसको किससे करना है देखना पड़ता है ना। जैसे ए ये है और बी ये है, तो अगर बी माइनस ए करना है तो क्या करेंगे? तो बी फाइनल ए इनिशियल, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो बी का हेड फाइनल और ए का हेड इनिशियल। तो ए के हेड से स्टार्ट करेंगे एक एरो और बी के हेड तक लेके जाएंगे, और ये एरो हमारा बी माइनस ए होगा, ये वेक्टर हमारा बी माइनस ए होगा। क्लियर हो गया? बस यस सर। यही है। सब्ट्रैक्शन में इसी तरीके से इजीली सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इतना अजीब कुछ नहीं होता। बाकी एडिशन से भी सब्ट्रैक्शन वाला सिस्टम लाया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे दूसरे वाले फिगर में ये दिखाया गया है कि मान लो डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से ना होके किसी और तरीके से हुआ, कहीं और गए, इधर उधर गए, कहीं से आए फिर कहीं पहुंच गए, तो तब भी उससे कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि पोजीशन चेंज इन पोजीशन होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इनिशियल फाइनल, बीच में क्या क्या हो रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो भी हमने टाइम पहले चूज किया, जो टाइम बाद में चूज किया, वहां से वहां तक कितना पोजीशन में चेंज आया, ओवरऑल चेंज, चाहे वो कहीं भी जाके आया, अगर वापस इतना दूर आया तो चेंज सिर्फ इतना सा आया, इस पूरे जाने से कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए उतना सा ही लेंगे। क्लियर? तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ कहाँ जाके आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो यस सर। यहाँ से एक बात और कंक्लूड की जा सकती है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, या पाथ लेंथ के बारे में। डिस्टेंस को पाथ लेंथ बोलते हैं, कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर लेस और इक्वल टू पाथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू पॉइंट्स। यानी कि अगर हमको ए से बी जाना है, ठीक है, ए से बी जाना है, हम किसी भी तरह जाएं, कैसे भी जाएं, किसी भी पाथ से जाएं, ले, लेकिन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो या तो डिस्टेंस से कम होगा या ज्यादा से ज्यादा उसके इक्वल हो सकता है। डिस्टेंस से ज्यादा कभी भी ये नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम या इक्वल होगा। और इसका क्या मतलब है?
एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है चेंजिंग पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब सबसे पास कितना हो सकता है, यानी कि डिस्टेंस शॉर्टेस्ट वाली। तो शॉर्टेस्ट मतलब मिनिमम वो है, उससे मिनिमम नहीं हो सकता, उससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस की सबसे कम ये वैल्यू है यस सर। डिस्प्लेसमेंट, है ना? सबसे कम वैल्यू डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? तो आराम से हम इसीलिए कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और सॉरी, हाँ, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि उससे कम या उसके बराबर हो सकती है, कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। क्लियर? बस वही है, तो सिंपल सी ये चीज समझने वाली है। हम्म, तो इसके बाद इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो पहले हम वेक्टर्स के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा और। तो दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं, या दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो इक्वल कब होंगी? अगर हम कहें कि दो बॉडीज हैं, वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही हैं, ए भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और बी भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सर। वेलोसिटी ए की जो है वो वेलोसिटी बी के बराबर है ना? पक्का? जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो पता कैसे चलेगा? क्या पता वो इधर जा रहा हो, वो कहीं और जा रहा हो। स्पीड सेम है, ठीक है, स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, पर किस तरफ जा रहे हैं ये नहीं पता चलेगा, तो वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। हम ये समझाने के लिए कह रहे हैं ये बात, क्योंकि वेक्टर को इक्वल होने के लिए खाली वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं है, दो बातें होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। ठीक है, तब दो वेक्टर इक्वल होते हैं। यानी कि दो वेक्टर इक्वल इसी केस में हो सकते हैं बस, कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तभी इक्वल हो सकते हैं। आई बात समझ में? एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन। एक डिग्री का यस भी सर। एक डिग्री का भी अगर इधर उधर है वेक्टर में एंगल, तो फिर एक डिग्री कह रहे हैं, पॉइंट में भी डिग्री का अगर एंगल थोड़ा कम मतलब इधर उधर है, उनके बीच में एंगल बन रहा है, तो फिर वो वेक्टर सेम हो ही नहीं सकते। क्लियर? तो यही है, वेक्टर की इक्वालिटी इसी पे डिपेंड करती है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे ये दोनों बातें लिखी गई हैं, ठीक है, नीचे वाला। इन आवर स्टडी वेक्टर्स डू नॉट हैव फिक्स्ड लोकेशंस, ठीक है, सो डिस्प्लेसिंग अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ लीव्स द वेक्टर अनचेंज्ड। जो अभी हमने बात बताई ना, कि एक वेक्टर को उठा के कहीं भी लेके जा सकते हो, जैसे हम कहें कि ये और ये वेक्टर हमको ऐड करना है, ठीक है, तो हम ये वाले वेक्टर को यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है, फ्रीडम है हमको कि इसको उठा के यहाँ पे बना दें, ठीक है, लेकिन तब तक जब तक हम इसका डायरेक्शन ना बदले और इसका मैग्नीट्यूड ना बदले। लिखा है ना, सो डिस्प्लेसिंग अ वेक्टर पैरेलल टू इटसेल्फ, यानी कि एक वेक्टर को अगर हम डिस्प्लेस करें उसके खुद के ही पैरेलल, देख रहे हो, पैरेलल है ना, दिख रहा है ना? ठीक है, यस सर। और मैग्नीट्यूड भी ना बदलें, क्योंकि वेक्टर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो रास्ते में थोड़ी ना मैग्नीट्यूड बदल जाएगा। लीव्स द वेक्टर अनचेंज्ड, यानी कि उससे वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन फिक्स नहीं होती है वेक्टर की कोई भी। बात आई समझ में? उस तरीके से मतलब अगर हम कहें कि वेलोसिटी इस तरफ है, तो तुम यहाँ की जगह यहाँ बना दो, यहाँ बना दो, उससे क्या मतलब है? ठीक है, ये चीज है बस। यस लोकेशन कोई सर। फिक्स नहीं है, तुम लोकेशन इधर उधर लेके जा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे तुम्हें सॉल्व करना है। क्लियर? तो बस वही लिखा हुआ है। Such vectors are called free vectors. However, in some physical applications, location or line of application of vectors is important. हम्म, जब हम रोटेशन वगैरह की बात करते हैं, तब वेक्टर कहाँ पे है, यानी कि वेक्टर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसको भी देखना पड़ता है हमें रोटेशन में। क्योंकि बात ये है ना कि एक बात बताओ, अगर एक रफ सरफेस है, एक सरफेस है रफ, यानी कि इस पे फ्रिक्शन है,
जैसे नॉर्मली कोई भी घर की सरफेस होती है, ये बॉक्स है। तो अगर हमको इसको स्लाइड करके आगे लेके जाना है, यहाँ पहुंचाना है, ठीक है, इतना दूर लेके जाना है, तो कहाँ फोर्स लगाना सही रहेगा? बिल्कुल टॉप पे या थोड़ा नीचे बीच बीच में? अगर हमको स्लाइड करके आगे लेके जाना है इसको, तो बीच में। क्यों टॉप पे क्यों नहीं? टॉप पे लगाने से क्या तो होगा? वो मतलब फिसल सकता है। नहीं, फिसलना ही तो है इसको। स्लाइड करने का मतलब क्या है? मतलब फिसल के आगे लेके जाना है। हाँ। तो टॉप पे तो क्यों नहीं लगा मतलब सकते हैं? हाँ। कि हाँ, मतलब बॉक्स गिर सकता है ना सर, ऊपर से हाँ, चलने के ऐसे लिए। ऐसे पलट के गिर सकता है आगे की तरफ, मतलब कि हाँ सही है। रोटेट हो सकता है, जो हम नहीं चाहते हैं कि फिलहाल हो। ठीक है। तो उन सब केसेस में वेक्टर की लोकेशन भी इंपॉर्टेंट होगी कि कौन से पॉइंट पे वेक्टर है। तुम हिला डुला नहीं सकते, तुम नहीं कर सकते हो कि इसको यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ लग रहा है तो यहीं लगाना पड़ेगा और वहीं रखना पड़ेगा। ठीक है। तो वेक्टर की एग्जैक्ट लोकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है कि किस लाइन ऑफ एक्शन में वो वर्क कर रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? पर इस चैप्टर में फिलहाल हम लोगों को उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। क्लियर? इस चैप्टर में हम लोगों को फ्री वेक्टर्स के से ही काम चल जाएगा, इस तरह के वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड वेक्टर्स। उनकी मतलब एक फिक्स पोजीशन होती है, उनको तुम इधर उधर नहीं कर सकते हो। ठीक है। आया ना समझ में? यस सर। हाँ। यस सर। तो बस यही है। तो इक्वालिटी ऑफ वेक्टर समझ में आया? दो वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए उनका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। जैसे ये दोनों हैं इक्वल और ये दोनों नहीं हैं इक्वल, जबकि इन दोनों का भी मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है। इसमें भी साइज तुम देख सकते हो, दोनों का सेम है बिल्कुल, लेंथ सेम है वेक्टर की। और एक वेक्टर जो होता है, उसका लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, मतलब डायरेक्टली नहीं, लेकिन हाँ कंपैरेटिव मैनर में। जैसे कि अगर हम कहें कि ये एक 5 न्यूटन का वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, ठीक है। अब हमको अगर 7 न्यूटन का एक फोर्स वेक्टर बनाना है, तो इससे तो कम से कम बड़ा ही बनाना पड़ेगा साइज में। यानी कि कंपैरिजन में अगर देखें तो वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है वेक्टर, लेंथ ऑफ वेक्टर। बात आई समझ में? क्योंकि वेक्टर एक लाइन भी तो है ना। यस सर। तो उसकी जो यस लेंथ है सर। वो कंपेयर करें तो फिर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, और ऐसे नहीं करती है, क्योंकि ऐसे ये 5 न्यूटन है, या फिर इसको नहीं हम इसको 5 न्यूटन बोल दें, या हम इसी को 5 न्यूटन खाली बोलें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर किसी और की बात करें कि अगर ये 5 न्यूटन है और हमको 2 न्यूटन बनाना है किसी और डायरेक्शन में, मान लो, तो 2 न्यूटन इससे तो छोटा ही होगा फिर। ठीक है। इससे तो छोटा ही होगा वो 2 न्यूटन 5 से तो। ठीक। तभी वो जस्टिफाइड है, तभी वो प्रॉपर बन पाएगा। क्लियर है ना? हवा में कुछ भी नहीं बनाना है। तो वेक्टर का जो लेंथ है वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, और वो जो एरो हेड है, इसको बोलते हैं एरो हेड। ठीक है। एक एरो का हेड, तो वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है कि वो लाइन में इधर भी हो सकता था और इधर भी हो सकता था। क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यस दोनों सर। सेम होने चाहिए, यही एक चीज है बस। ठीक है, दो वेक्टर्स के इक्वल होने के लिए। हो गया क्लियर? यहाँ पे पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों वर्ड्स आएंगे, हो सकता है। ठीक है। पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब है 0 डिग्री, यानी कि एक वेक्टर इधर है तो दूसरा भी इधर ही है। और एंटी पैरेलल का मतलब है 180 डिग्री, यानी कि एक वेक्टर अगर इधर है, दूसरा वेक्टर उसके अपोजिट होगा। क्लियर? एग्जैक्टली अपोजिट, 180 डिग्री घुमा घुमा दो उसको, यानी कि एक ही पॉइंट पे रखें तो एक इधर एक इधर, तो 180 डिग्री हो गया ना। क्लियर? यस सर। ऐसा कुछ है। यस सर। पैरेलल है पर एंटी में पैरेलल है, यानी कि डायरेक्शन अपोजिट है। अब और ये जो पैरेलल है सिर्फ, तो उसमें डायरेक्शन भी सेम है, 0 डिग्री हो गई उनके बीच के एंगल। क्लियर? तो ऐसा कुछ है, ये वर्ड्स मिलेंगे तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं कि यस सर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स, यानी कि बाय अ स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है। ठीक है। क्योंकि जो हम बोलते हैं, जैसे स्पीड हुआ, कह रहे हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है,
मीटर पर सेकेंड हटा भी दें, 10 बस एक नंबर ही तो बता रहा है ना, डायरेक्शन वगैरह तो ऐसे भी कुछ नहीं। तो ये स्केलर बोल दो या उसको एज अ रियल नंबर बोल दो, सेम बात है। ठीक है, ये चीज हो सकती है, या फिर ऐसे ही कोई चीज 3-4 गुना हो गई है, ठीक है, तब भी हम ये बात कह सकते हैं कि कोई भी ऐसे ही नंबर 5 मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये 5 कुछ है नहीं, ये 5 मास टाइम या ऐसे में से कुछ नहीं, बस ऐसे ही बस 5 है। क्लियर, तब भी एक स्केलर ही मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। आई बात समझ में? तो एक वेक्टर में जब एक नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, तो देखो, एक वेक्टर है, मान लो ये ए, तो अगर हम कहें कि 5a, ये कैसा वेक्टर होगा, तो ए वेक्टर ये है, तो बस इसका मैग्नीट्यूड 5 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये अब एक बड़ा सा वेक्टर बनेगा, 5 गुना बड़ा पहले वाले से। ठीक है, 5 टाइम्स बड़ा, 5a, लेकिन डायरेक्शन सेम होगी, डायरेक्शन सेम होगी, पैरेलल होगा उसके। आई बात समझ में? तो एक वेक्टर का यस सर। स्केलर से मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बढ़ या घट सकता है, क्योंकि 5a अगर ये है, और मान लो चलो अब हमको निकालना है 1/2a, ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तब क्या होगा, तब ये a से आधा हो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। क्लियर, तो ये 1/2a वाला वेक्टर है। ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर। स्केलर से मल्टीप्लाई करने से बस यही होता है, मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है वेक्टर के, और कुछ नहीं, डायरेक्शन नहीं बदलता और कुछ नहीं होता। ठीक है, बड़ा या छोटा हो जाता है वो वेक्टर, जैसा नंबर मल्टीप्लाई हुआ उस हिसाब से तय होता है। डिवाइड का भी वही सिस्टम है कि कुछ डिवाइड हो गया तो उतना छोटा हो जाएगा, डिवाइड होने का मतलब भी तो मल्टीप्लाई जैसा ही है ना, 1/5 मल्टीप्लाई हुआ है बस, ऐसे समझ लो। क्लियर, तो मल्टीप्लाई यस सर। या डिवाइड अगर हम करते हैं किसी स्केलर से, किसी स्केलर, हाँ स्केलर से वेक्टर को, तो वेक्टर के सिर्फ मैग्नीट्यूड पे असर आता है, उसके डायरेक्शन वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो मान लो हमने एक लैम्डा, एक, ये पता है ना क्या होता है, सिंबल का नाम है लैम्डा। तो एक लैम्डा नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, और कोई क्वांटिटी भी हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन स्केलर होनी चाहिए बस। या तो कोई रैंडम नंबर ले लो, रियल नंबर कुछ भी, या फिर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी ले लो लेकिन स्केलर वाली, और ए एक वेक्टर क्वांटिटी ले लो या कोई भी ऐसे ही वेक्टर ले लो। ठीक है, तो अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो लैम्डा है, और हम इसका मॉड निकालते हैं, तो घूम फिर के वो लैम्डा इंटू मॉड ए के बराबर ही आएगा, यानी कि ए के मैग्नीट्यूड में लैम्डा का मल्टीप्लाई, बस उतने टाइम्स हो जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वेक्टर में एक नंबर मल्टीप्लाई कर देने से या एक स्केलर मल्टीप्लाई कर देने से सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बदल जाता है, उतने टाइम्स हो जाता है। क्लियर, बाकी कुछ नहीं होता, सब कुछ सेम। आई ना बात समझ में? लेकिन पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन बिल्कुल सेम रहता है, जो था वही रहेगा, लेकिन अगर हमने नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो हमें चाहिए -2a वेक्टर, तो इसके जस्ट ऑपोजिट बनेगा और इसका डबल होगा। 2 बता रहा है कि इसका डबल होगा, और माइनस बता रहा है कि इसके जस्ट ऑपोजिट होगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ना? यस सर। डायरेक्शन यस फ्लिप सर। हो सकता है, यानी कि एक वेक्टर में एक स्केलर मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन या तो पैरेलल में रहेगा या फिर एंटी पैरेलल में रहेगा। पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो पैरेलल, और नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है तो एंटी पैरेलल। ठीक है, 180 डिग्री फ्लिप हो गया, पलट गया। क्लियर है ना, माइनस का मल्टीप्लाई करने से बस इतना ही आएगा फर्क। हो गया क्लियर? देखो, प्लस का मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड इसको डबल किया तो डबल हो गया, डायरेक्शन सेम रहा। नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने से जो था वो पहले तो पलट गया, और फिर नंबर का मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा समझ लो। क्योंकि अगर ए वेक्टर का डायरेक्शन ये है या मैग्नीट्यूड इतना है, तो -a वेक्टर भी एक एग्जिस्ट करेगा जो सेम मैग्नीट्यूड का होगा और जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। हर एक वेक्टर का एक नेगेटिव वेक्टर आराम से होता है। क्लियर, मतलब डिनोट किया जा सकता है उसका माइनस वाला। हो गया क्लियर? कुछ भी डाउट इसमें?
नो सर। पक्का ना? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं एडिशन वगैरह। कि एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है या सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, कैसे होता है। सब्ट्रैक्शन की बात बाद में करेंगे, पहले एडिशन की बात करते हैं। तो इसके लिए दो मेथड्स होते हैं जैसे कि अभी बताया था। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर, कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसके वेक्टर होने के लिए उसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होना तो जरूरी है ही, वो तो बेसिक कंडीशन है। लेकिन एक तीसरी कंडीशन का भी होना जरूरी है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, मतलब कि ट्राइंगल या फिर पैरेललोग्राम लॉ में से किसी को या दोनों को फॉलो करता हो। सही है, ऐसा कुछ है। क्लियर हो गया ना? अब ये है क्या, यस सर। ये ट्राइंगल लॉ क्या है, तो देखो ये दो वेक्टर हैं। तो इनको ट्राइंगल लॉ से कैसे ऐड करेंगे, तो हम इन दोनों वेक्टर को एक ट्राइंगल की दो साइड मानेंगे। ठीक है, दो साइड मानेंगे कि ये दोनों वेक्टर ट्राइंगल की एक एक साइड है, कोई रैंडम डायरेक्शन में है। ध्यान रखना, इस वाले लॉ से हम पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स को सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी सबको सॉल्व कर रहे हैं, 180 डिग्री या 0 डिग्री वाले को छोड़ के, रैंडम कोई भी डायरेक्शन। तो हम अगर इनको सॉल्व करेंगे तो पहले ट्राइंगल लॉ की अगर बात करें, तो ट्राइंगल लॉ में हमको एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। पहले पहले अगर हमको ऐड करना है, उनको ट्राइंगल की दो साइड तो दिखाना है, लेकिन ऐसी साइड जिसमें एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से ज्वाइन हो रहा हो। ठीक है, हेड टेल से ज्वाइन हो रहा हो। बात आई समझ में? यानी कि जो अभी हमने सब्ट्रैक्शन में बताया था कि ऐसे बना सकते हैं टेल टेल ज्वाइन करके, वैसे इसमें नहीं कर सकते, ट्राइंगल लॉ में नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ट्राइंगल लॉ में एक का हेड दूसरे का टेल, जैसे देखो ए वाले वेक्टर को यहाँ कॉपी किया गया है, सीधे सीधे उठा के बना दिया गया है, पैरेलली आगे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो ये रहा ए, इसका एरो हेड यहाँ पे है, तो ये इसका हेड हो गया। ठीक है, ए का हेड। यहीं से अगर हम बी का टेल स्टार्ट कर दे और जो भी बी जिस भी डायरेक्शन में है उसको यहाँ एग्जैक्टली कॉपी करके बना दे, देख रहे हो ना, पैरेलल है, ये बी बी पैरेलल है, सेम वेक्टर बनाया है वहां पे, लेकिन बी का टेल यहां से स्टार्ट हुआ है, देख सकते हो। ठीक है, तो ए का हेड और बी का टेल हमने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ए का हेड बी का टेल। अब हम तीसरी साइड बनाएंगे ट्राइंगल की, और वो तीसरी साइड इन दोनों का एडिशन होगी, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन होगी वो तीसरी साइड। ठीक है, तो उसको हम चलो मान लेते हैं आर, की रिजल्टेंट आएगा इन दोनों वेक्टर्स का, ए प्लस बी समथिंग करके। पर वो तीसरी साइड बनाने का रूल क्या है कि जो पहला वेक्टर तुमने लिया, ठीक है, पहला वेक्टर जो लिया जिसका टेल फ्री है, क्योंकि अगर तुमने ज्वाइन किया है तो उसके हिसाब से एक का टेल फ्री होगा और एक का हेड फ्री होगा। सही बात है ना, क्योंकि एक का हेड और एक का टेल तो तुमने मैच कर दिया। अब इसका टेल फ्री होगा, खाली होगा, वहां पे कुछ नहीं होगा, और इसका हेड फ्री होगा। ठीक है, तो पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड पे जाना होता है, बस वही है। ये देखो, ये जो एरो बनेगा यही होगा तुम्हारा ए प्लस बी वैक्टर। अब इसको आर नाम दे दो या कुछ भी नाम दे दो, वो अलग बात है। बात आई समझ में? यस सर। जैसे एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो ये वाला जो वेक्टर बनेगा ये इन दोनों का सम होगा। जैसे ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, तो ये वेक्टर होगा सी प्लस डी। कैसे बनाया हमने, सी के हेड से डी के टेल को अटैच किया और बना दिया। ठीक है, तो ट्रायंगल की दो साइड तैयार। तीसरी साइड, सी का टेल फ्री था तो उसके टेल से रिजल्टेंट का भी टेल मैच करेगा, तो वहीं से हम स्टार्ट करेंगे ये वेक्टर और जाएंगे डी के हेड तक जिसका हेड फ्री है। क्लियर है? तो ये सी प्लस डी वेक्टर होगा यस सर। हमारा, और ये हवा में कहीं भी दिया जा सकता है, ऐसे दे दिया जाएगा। अब तुम्हारा काम है कि इसको उठा के यहाँ बनाओ नीचे, तो इसके हेड से मैच करके बना दो।
बना दिया इसको हमने नीचे। अब यहां से एक के टेल से दूसरे के हेड को मिला दो, तो ये बन जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि सम। इनका कुछ भी नाम हो, ठीक है। ए बी ही मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। चलो बी के हेड से ए के टेल को मैच कर दिया था, तो बी के टेल से ए के हेड तक जाना है, क्या बन जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वही होगा बी प्लस ए या ए प्लस बी, कुछ भी बोलो। आ गई बात समझ में? क्योंकि सम में पहले कोई रखते हैं, पहले कोई भी रखो, ए को या बी को, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गया ना ट्राइंगल लॉ क्या है और कैसे अप्लाई होगा? कोई भी दो वेक्टर हैं, सबसे पहले उनका एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन करके रख दो, ट्राइंगल की दो साइड बन जाएंगी। फिर जिसका टेल फ्री है वहां से रिजल्टेंट बनाना शुरू करो, और जिसका हेड फ्री है तो उसके हेड तक बनाओ, वो तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि एडिशन वाला वेक्टर होगा जो ऐड करके आ रहा है दोनों वेक्टर्स को। हो गई बात क्लियर? पक्का? यस सर। ठीक है। तो अगर मान लो तीन वेक्टर जोड़ने हो तो क्या, ए प्लस बी प्लस सी, तीन भी तो हो सकते हैं ना, तब क्या? तो ए प्लस बी तो आ गया ये। अब यहीं से सी, मान लो सी ऐसे दिया हुआ है, तो यहीं से सी ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये सी वेक्टर यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया उठा के। तो हमने ए प्लस बी का जो वेक्टर था उसके हेड से ज्वाइन किया इसको, समझ पा रहे हो? ए प्लस बी का जो हेड था उसके हेड से सी का टेल ज्वाइन कर दिया। अब हम ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं ना, तो यहां से इस तरफ एक वेक्टर आएगा जो कि इनका टोटल का रिजल्टेंट होगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर अभी। ठीक है। तो तीसरा वेक्टर भी ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं। अब तुम देखो, इसमें बीच वाला हम नहीं भी बनाते तब भी तो बात समझ में आ जाती। ये कुछ ऐसा नहीं है जैसे ओ से इस तरफ गए पहले वेक्टर से, हेड पे यहाँ पहुंचे, उसके टेल से फिर इधर आए, फिर इधर आए, तो अल्टीमेटली यहाँ से शुरू किए और यहाँ पे आए, तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट आ सकते हैं, वही हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर है? मतलब कि अगर हम यहाँ से यहाँ गए एक वेक्टर ए बना के, फिर हम यहाँ से यहाँ गए दूसरा वेक्टर बी बना के, फिर हम यहाँ से यहाँ गए तीसरा वेक्टर सी बना के, फिर हम यहाँ से यहाँ गए चौथा वेक्टर डी बना के, फिर इधर गए ई बना के, फिर मान लो इस तरफ गए, इस तरफ आए एफ बना के, ठीक है, फिर इधर कहीं चले गए जी बना के। ठीक, तो ये किस तरह से जा रहे हैं, हेड टेल मैच करते हुए, ध्यान देना। तो यहां से अगर हम ए के टेल से अब ये फाइनल वाले के हेड को मिला दें, तो ये जो वेक्टर आएगा ये होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये वाला वेक्टर होगा। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना? तो हम वेक्टर्स को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ध्यान रखना। ट्राइंगल लॉ यही था कि हम पहले दो वेक्टर्स के हेड और टेल ज्वाइन करके रखेंगे, फिर एक के टेल से दूसरे के हेड पे एक एरो बनाएंगे, और वही एरो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यानी कि उन दोनों का सम वाला वेक्टर हो जाएगा, और ट्राइंगल की तीसरी साइड भी कंप्लीट करेगा वो। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि तीसरी साइड उन दोनों वेक्टर्स का एडिशन देती है। क्लियर है ना? लेकिन देखना, कभी भी ओरिएंटेशन गलत रखोगे, यानी कि तुमने अगर एक के हेड से दूसरे का हेड मैच करके रख दिया, बी को ऐसे रख दिया मान लो ऐसे, तब फिर ये ट्रायंगल लॉ नहीं लगा सकते हो तुम, गलत तरीका है। ठीक, दोनों के टेल टेल मैच करके रख दिया, यानी कि बी को तुमने यहाँ बना दिया, ठीक है। डायरेक्शन तो वैसे भी नहीं बदल सकते हम, बी को बी के जैसे ही बनाना है, देख रहे हो ना, पैरेलल पैरेलल बिल्कुल। लेकिन हमने टेल टेल मैच करके रख दिया, तो भी हम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन से इसको ऐड नहीं कर सकते। क्लियर? तो वो कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी पैरेललोग्राम लॉ। तो ये भी ट्रायंगल लॉ से ही बना हुआ है, या बोल सकते हो इससे ट्रायंगल लॉ बना है, दोनों एक जैसे ही हैं। फर्क बस इतना है कि ट्रायंगल लॉ में एक का हेड दूसरे के टेल से ज्वाइन होता है, दूसरे के टेल से, दिख रहा है ना इसका टेल यहाँ पे। लेकिन पैरेललोग्राम में दोनों वेक्टर के टेल ज्वाइन किए जाते हैं, ठीक है, टेल ज्वाइन किए जाते हैं, को इनिशियल करके रखा जाता है उनको,
को इनिशियल का मतलब जो सेम जगह से स्टार्ट हो रहे हो, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ठीक है, को इनिशियल। आई बात समझ में? तो अगर हमको इन्हीं दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना होगा तो हम ए वेक्टर को इसके टेल पे ऐसे बना देंगे। समझ रहे हो ना क्या बात हो रही है? टेल टेल मैच यस करके। सर। और उसके बाद क्या करेंगे, जब टेल टेल मैच होके बन गया, तब तब हम इन दोनों लाइंस को पैरेललोग्राम की एक एक साइड समझेंगे, एडजेसेंट साइड। तो कोई भी पैरेललोग्राम होता है तो इस तरह का होता है ना, पता है ना पैरेललोग्राम का क्या कॉन्सेप्ट यस होता है? सर। क्या होता है पैरेललोग्राम? तो मतलब दो दो इक्वल साइड्स होते हैं अपोजिट। इक्वल भी और पैरेलल भी। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, और इक्वल। और इक्वल होनी चाहिए। तो उसी तरह से हमको ए के हेड से, ए के, देखो ये लोग पता है वेक्टर नहीं दिखा रहे हैं क्यों? क्योंकि ये लोग बोल्ड कर देते हैं। एनसीईआरटी में ये तरीका है, तुमने शायद ट्वेल्थ में भी देखा हो कि इसको बोल्ड कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग बनाएंगे तो हम लोग वेक्टर लिखेंगे, लेकिन इन लोगों के बोल्ड कर देने का मतलब ये है कि वो वेक्टर है। जब बोल्ड नहीं लिखेंगे तो समझ जाओ स्केलर लिख रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे वेक्टर को बोल्ड लिखेंगे वो, ठीक। देखो लैम्डा को स्केलर मतलब स्केलर दिखाना तो नॉर्मल लिखा है। क्लियर? तो यहाँ से हम पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये अगर एडजेसेंट साइड है, बगल बगल वाली साइड है पैरेललोग्राम की, तो फिर यहाँ से हमें इसके पैरेलल्स बनाना पड़ेगा ना, यहाँ से कुछ ऐसा। क्लियर है कि नहीं? इधर कहीं बनाना पड़ेगा। यस सर। और यहां से हमें इसके पैरेलल बनाना पड़ेगा। और ये दोनों जो पैरेलल और लाइंस बनाई हैं, इसके पैरेलल ये वाली और इसके पैरेलल ये वाली, ये दोनों एक जगह कट करेंगी, ठीक है। और जहां कट करेंगी वहीं पे हम वेक्टर का एरो हेड बनाएंगे, फाइनल वेक्टर का। देखो पैरेललोग्राम लॉ में जिन दो वेक्टर को ऐड कर रहे होते हैं उनको भी सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और रिजल्टेंट भी यहीं से स्टार्ट होता है और जाता कहां तक है, इस वाले पॉइंट तक, यानी कि एक डायगोनल बनता है। समझ रहे हो? ये होगा हमारा ए प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? यस सर। तो एक पैरेललोग्राम की डायगोनल मतलब ए और बी जिन वेक्टर्स को तुमको ऐड करना है वो हो जाएंगे एडजेसेंट साइड, ठीक है, यानी कि बगल बगल वाली साइड्स एक पैरेललोग्राम की, ठीक है। और बाकी दो साइड तुमको बनानी है डॉटेड लाइन करके, ठीक है, उसके ऑपोजिट पैरेलल और उसके ऑपोजिट पैरेलल बना लो। और वो दोनों साइड जहां कट करेंगी, तो इनका जो को इनिशियल पॉइंट था वहां से ये वाले पॉइंट को मिलाओगे तो डायगोनल बनेगा। एक एक डायगोनल ये भी बनेगा, लेकिन इस वाले की बात फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ये वाले डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो डायगोनल बनेगा वही इन दोनों का सम होगा, एडिशन होगा। आई बात समझ में? उन दोनों का एडिशन होगा वो। क्लियर हो गया ना? यस सर। यस सर। एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये देखो यहाँ पे जो एडिशन आया है ये ब्लू वाला वेक्टर, और यहाँ पे जो एडिशन आया है वो दोनों सेम डायरेक्शन में और सेम साइज के नजर आ रहे हैं। ध्यान दो। यस सर। और होना भी तो चाहिए था ना, ऐसा थोड़ी ना है कि ट्राइंगल लॉ से एडिशन इधर आया और पैरेललोग्राम लॉ से इधर आ जाए, तो गलत हो जाएगा फिर। क्योंकि एक ही वेक्टर है, उनका जो रिजल्टेंट आएगा ए प्लस बी, वो एक ही तो कोई वेक्टर हो सकता है। और सेम वेक्टर का मतलब सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो यानी कि हम इन दोनों में से किसी भी लॉ को लगा के अगर इनको ऐड करते हैं तो आएगा कुछ ऐसा ही। क्लियर? सेम देख रहे हो ना, ये एरो इधर है, ये भी इधर है, सेम साइज भी लग रहा है, तो ये भी आर है, ये भी आर है, ठीक। बस इसमें हमको इस ध्यान यही रखना पड़ता है कि हमको को इनिशियल करके रखने पड़ते हैं वेक्टर्स, यानी कि दोनों का टेल मैच करना पड़ता है।
पैरेललोग्राम लॉ में, और तब हमको एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होता है, और वो जहाँ कट करता है उनका, जब ड्रॉ करते हैं तो जो जहाँ से दोनों वेक्टर स्टार्ट हुए थे वहां से लेके जहाँ कट हुआ है वहां तक का एक वेक्टर बनाते हैं, और वही हो जाता है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों का सम। ठीक है, जो भी नाम है इन दोनों का, ए बी या जो भी। क्लियर? ऐसे वेक्टर एडिशन किया जाता है। आई ना बात समझ में? तो यहाँ पे बस यस कोई सर। कोई भी क्वांटिटी उठा के रख दो, जैसे ये ए और बी मान लो दोनों वेलोसिटीज थी, ये भी वेलोसिटी था, ये भी वेलोसिटी था। ठीक है, ये बी की, ये ए की, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी आ जाएगी इन दोनों की ऐड करके, अगर लानी है तो, अगर इन दोनों की वेलोसिटीज ऐड करनी है तो यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर? इस वाले से ये दोनों फोर्सेस थे मान लो, ए पे और बी पे। ठीक, किसी एक बॉडी पे दो फोर्सेस थे, जो ए एक पर्सन है, एक इंसान है जो लगा रहा है, बी एक इंसान है वो लगा रहा है, एक ही बॉडी पे दोनों लगा रहे हैं फोर्स, और ये डायरेक्शन है उनके फोर्स का, एक इस तरफ कहीं लगा रहा है और एक इस तरफ कहीं लगा रहा है। तो जब इन दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे तो वो इधर ही आएगा। आई ना बात समझ में? तो बस उसी को फिजिकल क्वांटिटी से रिप्लेस करके हम आराम से देख सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या आएगा। हो गई बात क्लियर? तो ये तो हुआ फिगर के हिसाब से। एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, वो जो हम बोल रहे थे कि 5 से 15 के बीच में चीजें लाई करने लगेंगी, वो कैसे होगा? ठीक है, तो देखो, थियोरेटिकली हम यहाँ पे फिगर से दिखा तो तुमको बड़े आराम से सकते हैं। खुद बताओ, ये अगर 5 था, ये 5 था, तो तुम्हें नहीं लगता है कि ये भी उसी के आसपास ही आ रहा है? देखो, यस सर। नहीं लग रहा है? बहुत हद तक आसपास आ रहा है। यानी कि ऐसे ही समझ लो कि अगर हम दो वेक्टर्स ऐसे लेते हैं जो 60 डिग्री के एंगल पे हैं आपस में, एक फोर्स वेक्टर इधर है और एक फोर्स वेक्टर इस तरफ है, ये दोनों 60 डिग्री के एंगल पे हैं और दोनों इक्वल है मैग्नीट्यूड में, तो इनका जो तीसरा वेक्टर आएगा रिजल्टेंट, तो ये ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हेड और टेल मैच है, तो यहाँ पे हम इधर बना सकते हैं। तो ये तो ट्रायंगल की थर्ड साइड जैसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम था, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 60 डिग्री था, तो तीसरा वेक्टर भी जो बनेगा, तो यहाँ से भी तो एंगल 60 डिग्री आएगा, यहाँ भी 60 डिग्री आएगा, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बनेगा, है ना? तो ये साइड भी सेम आएगी फिर। इसका मतलब 5 न्यूटन के दो फोर्स अगर 60 डिग्री पे लगेंगे तो उनका रिजल्टेंट भी 5 न्यूटन ही आएगा। समझ में आया? ऐसा भी हो सकता है। यस सर। क्लियर? तो दो दो फोर्स लगे फिर भी 5 न्यूटन रिजल्टेंट आया। हम्म तो वही बात है बस। क्लियर? इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन अभी देखेंगे कि एग्जैक्टली अलग अलग वैल्यूज आती कैसे हैं। क्योंकि अभी कैलकुलेशन की बात बिल्कुल नहीं हुई है, यहाँ पे खाली हमने वो बता दिया है ऊपर ऊपर से कि क्या होगा, मतलब कैसे ऐड होंगे। और a प्लस बी प्लस ए सेम ही आएगा, यानी कि a का हेड b के टेल से मैच करो या b का हेड a के टेल से मैच करो, सेम बात आएगी। ठीक है, और सेम ही वेक्टर आएगा, सेम ही आंसर आएगा। क्लियर? किसी को भी पहले ऐड करो, किसी को भी बाद में ऐड करो। सब्ट्रैक्शन में ये चीज पलट जाएगी। हमने तुम्हें सब्ट्रैक्शन वाला बता तो दिया ही है कि अगर तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो टेल टेल मैच कर दो, और अगर तुम्हें a माइनस बी करना है, यानी कि b को सब्ट्रैक्ट करना है a से, तो ए को फाइनल समझ लो, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल में चलता है सारा काम। तो ए फाइनल वेक्टर हुआ, यानी कि ए तक जाना है, ए के हेड तक जाना है, और कहां से जाना है? बी के हेड से। बी इनिशियल वेक्टर है ना, बी के हेड से ए के हेड तक जाना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। ये कौन सा वेक्टर होगा? ए माइनस बी। क्लियर हुआ कुछ? ए माइनस बी हो गई। ठीक है, और वही अगर हम बी माइनस ए निकालना होता, ठीक है, तो वो ए के हेड से बी के हेड तक जाना होगा इधर, और a माइनस बी और b माइनस ए मैग्नीट्यूड में तो सेम ही होंगे ना। सोचो, बस डायरेक्शन ही तो अपोजिट होगा, एक माइनस कॉमन ले लो, a माइनस बी माइनस ए बन जाएगा। नहीं? क्लियर है? तो दोनों सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होंगे, a माइनस बी या b माइनस ए, लेकिन साइन में अपोजिट होंगे या डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। हम ये कह सकते हैं कि एक अगर इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ होगा। क्लियर हो गया ना? यस सर। ठीक, तो ये तो है ही है, लेकिन हम एडिशन वाले सिस्टम से भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं?
तो ट्रायंगल लॉ से सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? तो देखो, अगर हमें a माइनस बी निकालना है, इन्हीं दोनों वेक्टर से देखते हैं, ठीक है, हमें निकालना है a माइनस बी, तो हमें b को सब्ट्रैक्ट करना है a से। तो पहले हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी को कि a प्लस माइनस बी, यानी कि माइनस को हमने b में अलग से ले लिया, b को माइनस बी वेक्टर बोल दिया और यहाँ पे एडिशन लगा दिया, तब भी तो बात सेम ही आएगी ना, प्लस माइनस माइनस होके यही आने वाला है। समझ में आई बात? यस सर। तो हम क्या कर सकते हैं कि b का एरो हेड इधर से हटा के इधर लगा दें तो b माइनस बी हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है ना? अब हम a और माइनस बी को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? a माइनस बी में आएगा, क्योंकि हम a को b से ऐड नहीं ऐड कर रहे हैं, a को माइनस बी से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तो हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं ना इसमें, घुमा के अगर उस तरफ देखें तो माइनस बी से ऐड करेंगे, एडिशन में तो ट्रायंगल लॉ लगा ही सकते हैं। तो बस इसको, मतलब एक को यहाँ पे ऐसे लगा दो, तो बी के हेड से, माइनस बी के हेड से ए का टेल मैच कर दिया हमने। ट्रायंगल लॉ लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही होती है। फिर इसके टेल से इसके हेड को मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? ए माइनस बी वेक्टर, या ए प्लस माइनस बी। समझ रहे हो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से? तो फाइनली ये ए माइनस बी आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं कि हम ट्रायंगल लॉ से ही सब्ट्रैक्शन भी कैसे कर सकते हैं? तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना यस है सर। उसको माइनस अलग से ले लो, फिर उसको प्लस लिख दो कि हाँ उसको हम ऐड ही कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बस उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ ट्रायंगल लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ से और ज्यादा आसान होता है। अगर तुमको पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करना है तो इसको वही टेल टेल मैच करके रख दो जैसे किया था। ठीक है, और जो ये वाला डायगोनल होता है, दूसरा वाला जो पैरेललोग्राम बना के डायगोनल आता है, वो ना लेके ये डायगोनल एडिशन दिखाता है a प्लस बी। ठीक है, लेकिन जो दूसरा डायगोनल है वो सब्ट्रैक्शन शो करता है, ये वाला। ठीक है, ये भी तो डायगोनल है ना पैरेललोग्राम का। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल होते हैं, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। क्लियर? तो दूसरा वाला जो डायगोनल बनेगा, जो टेल से शुरू नहीं हुआ है, जो उन दोनों के टेल से शुरू नहीं हुआ है, इनिशियल पॉइंट से शुरू नहीं हुआ है, उस डायगोनल को नहीं लेंगे हम। ठीक है, उस डायगोनल को लेंगे जो टेल से शुरू नहीं हुआ है, सॉरी। ठीक है, वो सब्ट्रैक्शन शो करेगा, यानी कि ये a माइनस बी वेक्टर को शो करेगा, और फिर वही फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है? एरो हेड इसका इस तरफ है ना, तो a फाइनल वेक्टर हुआ, तो पहले लिखा गया है। ठीक, टेल इस तरफ है, मतलब कि b इनिशियल वेक्टर हुआ। समझ में आ रही बात? अगर यही b माइनस ए होता तो एरो हेड बस बदल जाता और कुछ नहीं, एरो हेड यहां ना लगता, एरो हेड इस तरफ लगता, डायगोनल तो यही होता, लेंथ इतनी ही आती, बस एरो हेड इस तरफ हो जाता। आई बात समझ में? तो पैरेललोग्राम से यस सर। इस तरह से देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन करना हो तो। एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया, रैंडम किसी डायरेक्शन वाले वेक्टर्स का। सेम डायरेक्शन वाले दो वेक्टर अगर हम, और मतलब सेम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो तो जीरो ही आएगा, लेकिन जीरो वेक्टर आएगा। हम्म, सोचो, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन एक स्केलर आ सकता है क्या? अगर हम कहें कि फोर्स को फोर्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं, फोर्स ए फोर्स बी से सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा? जो भी चीज आएगी वो फोर्स ही तो होगा ना। ठीक है, कितनी भी वैल्यू आए, कुछ भी आए, पर फोर्स ही आएगा, और फोर्स आएगा तो वो वेक्टर ही होगा। क्लियर? तो ऐसा यस सर। ऐसा तो होता नहीं दो डायरेक्शन वाली क्वांटिटीज ऐड करके डायरेक्शन लेस हो जाए। क्लियर? लेकिन अगर एक वेक्टर को उसी के, मतलब उसी वाले वेक्टर से, सेम वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर तो जीरो आएगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन एक्चुअली वो जीरो जीरो वेक्टर होगा। ठीक है, और यही चीज ये शो करता है कि नल वेक्टर की भी एग्जिस्टेंस है, या जीरो वेक्टर की भी एग्जिस्टेंस है। उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, स्पेसिफाई नहीं होता, कि तुम सोचो कि जीरो वेक्टर का भी ए वाला डायरेक्शन हो या कोई डायरेक्शन होता होगा, तो ऐसा पूरी तरह से नहीं है। आई बात समझ में ना? इसकी एग्जिस्टेंस इसीलिए जरूरी थी क्योंकि सेम दो साइज, जैसे ए वेक्टर है एक, ठीक है, इस तरफ बी वेक्टर है वो भी इसी तरफ है, तो दो वेक्टर इक्वल हैं और उन्हीं दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कोई तो आंसर आना चाहिए था ना। तो इसी के लिए जीरो वेक्टर की भी बात की गई है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। ठीक है,
इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नल वेक्टर आएगा। या फिर एक अभी जो बात हुई थी कि एक वेक्टर से एक स्केलर को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या पता वो स्केलर जीरो हो, तब क्या होगा? तब भी तो आंसर में जीरो वेक्टर या नल वेक्टर ही आएगा ना, सिर्फ जीरो थोड़ी ना आ सकता है, क्योंकि एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया गया है तो वेक्टर ही आएगा। क्लियर? तो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर आएगा। आई बात समझ में? बस इतना है कि उस जीरो वेक्टर की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, तुम उसका डिफाइन नहीं कर सकते हो कि जीरो वेक्टर डायरेक्शन इधर ही है या इधर ही है, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। हो गया ना क्लियर? तो इसीलिए होता तो है, यस सर। जीरो वेक्टर होता है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज जीरो इट्स डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, डायरेक्टली लिखा ना। कैसे कैसे जीरो वेक्टर आ सकता है तो वो दिखा दिया गया है कि दो सेम तरह के वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दो, जीरो आ जाएगा। एक वेक्टर को एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो आ जाएगा। ठीक है? एक नल वेक्टर से एक कोई भी स्केलर 5 10 कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, तब भी जीरो आ जाएगा। क्लियर? बहुत तरह से जीरो वेक्टर लाया जा सकता है। ठीक? लेकिन एक जीरो वेक्टर को अगर हम एक वेक्टर से ऐड करें तो क्या होगा? तो मैग्नीट्यूड में तो वो कोई कंट्रीब्यूशन देने नहीं वाला है, तो ए ही आएगा। डायरेक्शन में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता क्योंकि कोई स्पेसिफाइड डायरेक्शन तो है नहीं। ठीक है? तो ए ही आ जाएगा, जैसे कि ये आया है। समझ में आई बात? तो हम नल वेक्टर को या जीरो वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर। क्लियर? कि किसी भी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड कर दो तो उसकी आइडेंटिटी बदलती नहीं, ऐड कर दो तो नहीं बदलती। ठीक है? कोई भी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर हो एक, उसमें जीरो नल वेक्टर ऐड कर दो, वही फोर्स वेक्टर रह जाएगा, ना उसका मैग्नीट्यूड बदला ना डायरेक्शन बदली, कुछ नहीं हुआ। क्लियर हो गई बात? ठीक है? यस सर। तो यही सब कुछ सर सेम अगर प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्ट कर दे तो नल तब भी वेक्टर कुछ के नहीं साथ होगा, तब भी कुछ नहीं होगा, जीरो सेम रह सब्ट्रैक्ट करने जाएगी। से भी कुछ नहीं होगा, सेम रहेगी वैल्यू। ठीक है? तो ऐड कर दें या ओके। सब्ट्रैक्ट कर दें, बात सेम ही आएगी। क्लियर? तो देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू यस वेक्टर्स का सर। दिखाया गया है, जैसे हमने बताया वैसे ही कुछ। ठीक है? ए माइनस बी को ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, तो हम लॉ और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या पैरेललोग्राम वाला लगा देंगे। ठीक है? ऐसे करके और आराम से निकल जाएगा रिजल्टेंट। क्लियर? कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? यहाँ देखो निकाला गया है ना, ये ए था, ये बी था। ठीक? बी का टेल ए के हेड से मैच है, ट्रायंगल लॉ लगेगा, ए के टेल से बी के हेड पे जाएंगे, एडिशन हो गया। लेकिन अगर हम बी को पलट दें, ठीक है, यानी कि बी था इस तरफ, बी को ले लिया इस तरफ, पलट गया, 180 डिग्री घूम गया, है ना, ये ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी, क्योंकि बी को पलट दे तो नहीं कर सकते ना, सेम वेक्टर को नहीं पलट सकते तुम, अगर पलटोगे तो वो माइनस में हो जाएगा। कोई भी वेक्टर का ऑपोजिट लोगे तो, या सेम ऑपोजिट लोगे, सेम साइज लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो उसी का माइनस होगा। क्लियर? तो ये बी का माइनस है, ना कि बी है। ठीक? अब हमको ए और माइनस बी ऐड करना है, तो हमने बी माइनस बी का टेल मैच कर दिया यहाँ से, तो यहाँ से ये बना दो, तो ए प्लस माइनस बी हो जाएगा, यानी कि ए माइनस बी आ जाएगा फाइनली। आई बात समझ में? वही बात जो ऊपर की गई है। क्लियर? यहाँ पे वही रिप्रेजेंट हुआ और कुछ नहीं। हो गया ना? वही बताया गया कि बी को पलट दो फिर तब ऐड कर दो तो बात सेम आएगी। वही बात है, पैरेललोग्राम में भी उसी तरह से कर सकते हैं। कि पलट दो और वो कर दो तो हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम लॉ था। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग रुक के करेंगे। ठीक है? करेंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक के, पहले और चीजें देख लें, वेक्टर के बारे में पढ़ लें, उसके बाद। आई बात समझ में? तो यस सर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब ये रिसोल्यूशन होता क्या है? रिजोल्यूशन और भी तो कहीं सुना है, उसका मतलब क्या होता है? मोबाइल में सुना है, मोबाइल में, टीवी में रिजोल्यूशन अच्छा है खराब है, ये स्क्रीन का रिजोल्यूशन हाँ। अच्छा है। हाँ, हाँ सर सुना है, पिक्चर का रेजोल्यूशन वगैरह। है ना, वही चीज कि स्क्रीन, इस मोबाइल की स्क्रीन का रेजोल्यूशन अच्छा है, इस वाले लैपटॉप का रेजोल्यूशन खराब है, ये सब सुना है ना। तो रिजोल्यूशन होता क्या है? ये अच्छा खराब जो भी है, पर ये होता क्या है? क्या मतलब है रिजोल्यूशन का?
पता है? नो सर। दो अलग अलग चीजों को अलग अलग कर पाना या देख पाना, ठीक है, रिसोल्यूशन। जैसे एक बात बताओ, दो फोटो दिखे, मतलब दो दो स्क्रीन पे तुम ऐसे मान लो किसी दुकान में गए, टीवी की दुकान में, ठीक है, वहां दो कई सारी टीवियां दिखी रही होती है और सब पे सेम सेम चीज चल रही होती है, देखा है ना? एक टीवी में एक, मतलब जो हीरो वगैरह है या जो भी है, उनके बाल दिख रहे हैं, बढ़िया दिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों टीवी में दिख रहे हैं। पर दूसरे एक टीवी में उनके बाल बस ऐसे बाल जैसे दिख रहे हैं कि हाँ यहाँ से ऐसे स्टाइलिश है, ये है वो है, और दूसरी टीवी में उनके एक एक बाल नजर आ रहे हैं। तो तुम्हें लगेगा ना कि ये थोड़ा ज्यादा रेजोल्यूशन वाला है ना? तो इसीलिए लगा तुम्हें, क्योंकि दोनों दो बाल जो अलग थे, तुम्हें पता है कि दो बाल अलग अलग होते हैं, तो वो तुम्हें अलग अलग नजर आ गए उसमें। कुछ बात समझ में आई? तो इस ये वाली जो चीज होती है ना, दो डिफरेंट चीजों को डिफरेंट देख पाना, इसको रिसोल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? जिसको हम लोग रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन बोलते रहते हैं। आई ना बात समझ में? जैसे कि कई बार यस सर। कई बार धोखा होता है, बहुत दूर से अगर कोई गाड़ी आ रही है, एक कार आ रही है, ठीक है, स्ट्रेट हाईवे पे, ज्यादा दूर से मतलब देख सकते हैं, मतलब क्योंकि स्ट्रेट हाईवे जो होते हैं उनमें क्या है कि कम से 5-5 किलोमीटर तक तुम्हारी आंखें चली जाएंगी, ठीक है, तुम देख सकते हो, क्योंकि उसमें सामने मुड़ी नहीं है ना सड़कें ज्यादा, और ना ही अप एंड डाउन आए हैं, स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत दूर तक नजर जा सकती है वहां। क्लियर? तो 5 किलोमीटर से मान लो तुम्हें एक कार आती हुई दिखी, रात का टाइम है, तुम भी जा रहे हो, तो वहां सामने से आती हुई दिखी, ठीक है, तुम्हें पता चलेगा वो कार ही है। पता है तुम्हें दो की एक लाइट दिखेगी, आगे दो लाइट जो जल रही होती हैं, तुम्हें देखेगा एक ही लाइट जल रही है, बस आ रही है, कोई चीज आ रही है। जब वो हो सकता है 2 किलोमीटर के आसपास पहुंचे, तब तुम्हें दिखेगा कि ये दो, एक नहीं दो लाइट थी, तुम्हें दूर से एक नजर आ रही थी। होता है ना ये? यस सर होता है। दो लाइट अगर पास पास हैं, तो बहुत दूर से देखने पे वो एक ही लाइट लगने लगती है, लेकिन जब ज्यादा पास जाते हैं तो पता चलता है नहीं, एक नहीं है, दो है वो। आई बात समझ में? जैसे कि घर में शीशा है, मिरर है, उसमें तो देखते ही होगे, जब कंघी वगैरह करते हो, बाल यस सर। बाल ठीक करते हो तो उसमें देखते होगे, है ना? यस और सर। मॉल वगैरह गए हो, तो वहां पे वॉशरूम में, मॉल के वॉशरूम में, ठीक है, जो शीशा लगा होता है, ठीक, या फिर किसी सैलून में, ठीक है, यहाँ बाल वाल कटवाने जाते हैं, वहां कोई शीशा लगा है, वहां देखा है, वहां थोड़ा ज्यादा क्लियर नहीं नजर आता है, ऐसा लगता है बाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं हमारे, चाहे घर में खराब यस लग रहे सर। थे, घर में थे तो खराब लग रहे थे, अपने वाले शीशे में वहां अच्छे लग रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन का जो रेट, मतलब जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है उस शीशे का, वो ज्यादा अच्छा शीशा होता है, महंगा शीशा होता है, ठीक है, वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को। क्लियर? ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट को। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करने की वजह से हेयर्स और जो बहुत बारीक डिटेल्स होती है ना चेहरे पे या बाल पे, वो अलग अलग नजर आती है, हेयर बिल्कुल ऐसे ऐसे अलग अलग तुमको नजर आएंगे, ठीक? तो उसका इसीलिए हम बोल सकते हैं कि उस शीशे का रिसोल्यूशन अच्छा है, ज्यादा रिजोल्यूशन है उसमें। आई बात समझ में? वही चीज है। तो यस सर आ गया। दो डिफरेंट चीजों को डिफरेंट देखना रिसोल्यूशन है, ठीक है, रिसोल्यूशन। डिफरेंट है, पर डिफरेंट नहीं दिख रही थी, अब दिखने लगी तो रिसॉल्व हो गया वो। तो यहाँ पे एक वेक्टर है, तो उसको भी तो रिसॉल्व किया जा सकता है। अभी हमने ऊपर क्या देखा? दो वेक्टर को ऐड करना, सबट्रैक्ट करना, लेकिन अब हम कह रहे हैं एक वेक्टर से दो वेक्टर बनाना, ठीक है? जैसे एक ए वेक्टर है, वो मान लो बी और सी वेक्टर का सम है। समझ में आई बात? एक ए वेक्टर है, वो बी और सी वेक्टर का सम है, तो हमको ए से बी और सी जो तोड़ने पड़ेंगे, इसी को बोल रहे हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, है ना? जो दो डिफरेंट थे, वो दो डिफरेंट में नजर आए, तो हम उसको रिसोल्यूशन बोलेंगे। यहां देखो, एक ए वेक्टर है मान लो, वो दो वेक्टर्स का सम था, तो जब हम इसको तोड़ के अलग अलग करेंगे, तो इसका मतलब हम उसको रिसॉल्व कर रहे हैं। आ गई ना बात समझ में?
क्या बात हो रही? यस सर। तो वेक्टर को जोड़ना एडिशन हो गया या फिर सब्ट्रैक्शन में आ गया वो। और एक वेक्टर से दो वेक्टर या ज्यादा वेक्टर्स बना देना तोड़ के, ये रिसोल्यूशन हो गया। या सच दिखा देना कि हाँ ये दो वेक्टर में है, या ये इन दो वेक्टर का सम था, एक्चुअली ये दो वेक्टर हैं एक नहीं थे, तो वो हो गया रिसोल्यूशन। ठीक है, तोड़ के दो बना देना या चार बना देना। क्लियर? तो वो कुछ है नहीं, उसको सिंपली जैसे एक ट्राइंगल है मान लो, ओ ओ पी क्यू या पी क्यू ओ। ठीक है, एक ट्राइंगल है पी क्यू ओ। ठीक है, ओ पी एक वेक्टर है। ठीक है, ओ क्यू एक वेक्टर है, ओ क्यू एक वेक्टर है ना। और क्यू पी, एक सेकेंड, ओ पी एक वेक्टर है और हाँ ठीक है ये होगा क्यू पी। देख रहे हो? और यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, ओ क्यू को तुम क्यू ओ नहीं लिख सकते हो। समझ रहे हो ना? ये नहीं लिख सकते हो क्योंकि अलग वेक्टर हो जाएगा, फिर वो सेम नहीं रहेगा। ठीक है, ओ क्यू और क्यू ओ डिफरेंट वेक्टर है, क्योंकि ओ से क्यू एक वेक्टर और क्यू से ओ दूसरा वेक्टर, उसका जस्ट ऑपोजिट वाला। तो यहाँ पे जिस तरह से लिखा है वैसे हमने यहाँ बनाया, तो उसमें देखो दिख भी तो रहा है ना कि जो ओपी वेक्टर है वो इन दोनों का सम नहीं है। देखो ओ क्यू और क्यू पी दोनों को हेड टेल मैच करके बनाया गया है, और ओपी जो है उनका सम जैसा लग रहा है। क्लियर है? बस ऐसा कुछ है। यस सर। तो यहाँ पे देखें कि बट सिंस ओ क्यू इज पैरेलल टू ए, तो मान लो और ओ क्यू जो है वो किसी ए पैरेलल पैरेलल वेक्टर ए, ठीक है, अपने किसी पैरेलल वेक्टर के जैसा है। ओ क्यू ये एक वेक्टर है इस तरफ स्मॉल ए, और एक वेक्टर है बी स्मॉल बी, क्यूपी उसके पैरेलल है। क्यूपी मतलब क्यूपी ये वाला। तो एक और कोई वेक्टर है स्मॉल बी, क्यूपी उसके पैरेलल है। तो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? पहली बात तो जैसे एक ए वेक्टर है और एक ये बी वेक्टर है, डायरेक्शन सेम है। क्योंकि अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगा तब तो हम उसको उसके फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। पहली बात समझ में आ रही है ना बात? डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो नहीं लिख सकते, लेकिन अगर सेम है तो हमको ए को बी के फॉर्म में लिखना है। तो हमको मैग्नीट्यूड का चेंज देखना पड़ेगा खाली, है ना। जैसे यहाँ दिख रहा है कि बी का लगभग 3 गुना है ए, तो हम 3 टाइम्स ऑफ बी को ए लिख सकते हैं। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, बस डायरेक्शन सेम है ना। क्लियर हुआ क्या बात कह रहे हैं? यस सर, हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह से स्मॉल ए एक वेक्टर है जो कि ओ क्यू की डायरेक्शन में है, तो हम ओ क्यू को स्मॉल ए के टर्म में लिख सकते हैं, ओ क्यू को। ठीक है, ओ क्यू वेक्टर है उसको स्मॉल ए के टर्म में लिख सकते हैं, कुछ अगर उसमें कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दें तो, कुछ ऐसा। उसी तरह ओपी, ओपी की डायरेक्शन में एक वेक्टर है स्मॉल वेक्टर बी, तो स्मॉल बी वेक्टर के टर्म में एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके, म्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया, ओ क्यू ओपी को लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे वेक्टर को ओपी को, सॉरी क्यूपी को लिख सकते हैं किसके टर्म में? म्यू बी। तो बी एक वेक्टर है और म्यू हमने एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करवा दिया उसमें, तो उसके टर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? और ये दोनों क्या है? बस एक रियल नंबर, कुछ नहीं। तो हम ए को, क्योंकि ए क्या था? ओपी, ए है ओपी वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं? ओ क्यू प्लस क्यू पी। ओ क्यू और क्यू पी क्या है? ओ क्यू और क्यू पी है लैम्डा ए प्लस म्यू बी। तो ये क्या किया हमने? ए वेक्टर को ब्रेक करके लैम्डा ए और म्यू बी में तोड़ दिया। यही चीज है रिसोल्यूशन, एक वेक्टर को दो डिफरेंट वेक्टर्स में तोड़ना होता है रिसोल्यूशन। आ गई ना बात समझ में? बस यही है, इसको इस तरीके से रिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। यस सर, आ गया। तो ये चीज की कहाँ जाती है? बहुत बार की जाती है, जैसे कि y x प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर। तो हम ए वेक्टर को x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में बना के लिख सकते हैं।
समझ रहे हो? उसको एक्स डायरेक्शन के किसी वेक्टर में और वाई डायरेक्शन के किसी वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं, दो डिफरेंट वेक्टर्स में। यानी कि एक वेक्टर ये होगा, एक एक वेक्टर यहां कुछ होगा, इन दोनों के टर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लो ये ए है, ये इसका एक्स वाला कंपोनेंट है, ए एक्स वेक्टर, ये ए वाई वेक्टर। ऐसे हो सकता है ना? यस सर, यस सर। क्लियर है? और हमने कैसे लिख दिया इसको बड़े आसानी से, ऐसे ही कैसे लिख सकते हैं? बात ये है कि अगर एक मतलब दो वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो इनका पैरेललोग्राम तो रेक्टेंगल जैसा बनता ना, इनका पैरेललोग्राम रेक्टेंगल यस जैसा सर। बनता। दूसरी बात, ये को इनिशियल है, तो यहां से अगर इधर मिला है तो ये क्या बनेगा? इनका रिजल्टेंट, यानी कि इन दोनों का सम। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो ए वेक्टर है, ये ए एक्स और ए वाई का ही तो सम है। ठीक है, इसीलिए बड़ी आसानी से हमने नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ए एक्स बना दिया और राइट लेफ्ट में परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ए वाई बना दिया। क्लियर? वही वाले पैरेललोग्राम रूल के अकॉर्डिंग, सिंपल है। ठीक है, तो वेक्टर को इस तरीके से बनाया जा सकता है। लेकिन अगर एक्स डायरेक्शन में कोई वेक्टर हो जो हमेशा एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसके टर्म में ए एक्स को लिखें तो लिख सकते हैं। तो मान लो एक आई वेक्टर है, वो एक्स डायरेक्शन में है, और उसके टर्म में हम लिखना चाहते हैं ए एक्स को। बात आई समझ में? एक आई वेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं आई वेक्टर की डायरेक्शन में, तो उसमें कुछ लैम्डा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर सोचो ये आई वेक्टर क्या होता, इसकी मैग्नीट्यूड जो है इसका 1 होता है ना, वैल्यू 1 होती, तो ये लैम्डा ना मल्टीप्लाई करके हमको ए एक्स का ही खाली मल्टीप्लाई करना पड़ता, यानी कि जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही इसका भी होता। ठीक है, ऐसा कुछ ए एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ता इसके मैग्नीट्यूड के बराबर। आई बात समझ में? तो ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे ए वेक्टर है कोई, अगर हम उस ए वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, ए से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो होगा क्या? एक ऐसा वेक्टर आएगा, मतलब वेक्टर ही आएगा, समझ रहे हो ना? किसी भी वेक्टर को स्केलर से डिवाइड करने से वेक्टर ही आएगा, लेकिन कैसा वेक्टर आएगा? यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी 5 था, 5 से ही हमने डिवाइड कर दिया, तो बचेगा क्या? 1। तो ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। क्लियर है? यूनिट वेक्टर। यस सर। हम्म तो यूनिट वेक्टर का मतलब कि एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि एक 5 न्यूटन का वेक्टर था, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स था, ठीक है, तो अगर हम इस फोर्स को 5 से ही डिवाइड कर दें, वेक्टर है फोर्स लेकिन 5 नंबर से डिवाइड कर दें, तो जो भी रिजल्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 नहीं आएगा। क्लियर बात है? इसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। डायरेक्शन तो एफ वाली ही आएगी लेकिन मैग्नीट्यूड 1 आएगा। तो अगर हम कहें कि इससे जो फोर्स आएगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा। यूनिट का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो। क्लियर? 1 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर यूनिट, यूनिट का मतलब ही होता है ना 1, मैग्नीट्यूड 1। क्लियर? किसी भी यूनिट वेक्टर का यस मैग्नीट्यूड सर। हमेशा 1 ही होता है। ठीक है, तो ऐसे हम वेक्टर्स मान जानते हैं एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, जिनके यूनिट वेक्टर लिए जाते हैं वाई में, एक्स में और जेड में। तो एक्स डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर को बोलते हैं आई कैप, वाई डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर को बोलते हैं जे कैप, और जेड डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर को बोलते हैं के कैप। यानी कि एक ऐसा वेक्टर जो एक्स डायरेक्शन में है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, आई कैप, कैप लगाते हैं यूनिट दिखाने के लिए, यूनिट वेक्टर दिखाने के लिए। आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और कितना है? 1। और ये क्या है? ये कन्वेंशनल वेक्टर हैं। आई कैप हमेशा एक्स डायरेक्शन में ही होता है, जे कैप हमेशा वाई डायरेक्शन में ही होता है, और के कैप हमेशा जेड डायरेक्शन में ही होता है। ये पूरे फिजिक्स में और पूरा मैथ्स में यही चलता है। ऐसा नहीं कि कभी आई को हम वाई में ले लेंगे या जेड में ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, वो कन्वेंशन है। क्लियर? तो किसी भी वेक्टर को हम इन तीनों के फॉर्म में तोड़ सकते हैं।
आई बात समझ में? 3D में तोड़ना हो तो। 2D में तोड़ना हो तो किसी दो के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, जैसे कि ax वेक्टर को हम ax आई कैप लिख सकते हैं, क्योंकि देखो आई कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन x एक्सिस में है, तो ax की डायरेक्शन तो x एक्सिस की साइड है ना। और ax क्या बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ax है, क्यों? क्योंकि आई कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है ना, तो टोटल मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ax इंटू 1, तो घूम फिर के ax ही आ जाएगा मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो इस वेक्टर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? ax को ay को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ay j कैप। तो फिर हम a को कैसे लिख सकते हैं? a को फिर हम लिख सकते हैं ax प्लस ay, जो कि यहाँ लिखा है, लेकिन इसको तोड़ें तो क्या आएगा, ax आई कैप प्लस ay j कैप। क्लियर हो गया क्या बात हो रही है? यस सर, हो गया। ठीक है, ये इसी तरीके से लिखा जा सकता है आराम से। ठीक है, बस इसको देखना है। ठीक है, ये तो ये रिजोल्यूशन ही तो हुआ ना वेक्टर का। दो एक वेक्टर को हमने रिसॉल्व कर लिया, तोड़ लिया दो वेक्टर्स में, और खासकर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में तोड़ा जाता है ताकि उसका रिजोल्यूशन इजी हो थोड़ा सा। ठीक है, यानी कि एक वेक्टर इस तरफ है, हमें चाहिए इस तरफ, तो हम इस तरफ उसका कंपोनेंट ले लेंगे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, जहां पे वो परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है वहां तक एक वेक्टर बना दो, तो इसका कंपोनेंट इधर आ जाएगा। इसकी थोड़ी और बात हम नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट वगैरह की, इसको तोड़ने की। क्लियर है? तो यहाँ तक फिलहाल समझ लो। नेक्स्ट टाइम पे और बात होगी। और कुछ पूछना है, कुछ डाउट है? नो सर, अभी नहीं है। ठीक, तो खत्म करते हैं फिर आज की क्लास।